दोस्तों इस वीडियो से आपको पैरों की सूजन का कंप्लीट साइंटिफिक सॉल्यूशन मिलेगा। दोस्तों पैरों की सूजन को मेडिकल भाषा में इडिमा कहा जाता है। ये इडिमा या सूजन दो तरह की होती है। एक है पिटिंग इडिमा। पिट का मतलब होता है गड्ढा। अगर सूजन की जगह पर आप उंगली से दबाते हैं और वहाँ पर गड्ढा बन जाता है तो इसे पिटिंग इडिमा कहा जाता है। दूसरा है नॉन पिटिंग इडिमा, जिसमें सूजन की जगह पर दबाने से गड्ढा नहीं बनता है। आज हम खासकर पिटिंग इडिमा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस तरह की सूजन नॉर्मल नहीं होती है। अब वीडियो को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप मेरे फेस को क्लियरली देख सकते हैं। पहले मेरा फेस राउंड शेप में था, फूला हुआ था, उसमें पफिनेस थी। और जब भी किसी का फेस राउंड शेप में होता है, उसमें पफिनेस होती है, तो आप समझ जाओ कि उसे ब्लड शुगर इश्यूज़ है। शायद उसे प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ भी हो सकती है। मुझे डायबिटीज़ तो नहीं थी, लेकिन उस समय में शुगर बहुत ज़्यादा खाया करता था। इसके अलावा अगर हम इडिमा के कारणों को देखें तो ये कई कारणों की वजह से हो सकता है। जैसे किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट में प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, थायराइड प्रॉब्लम में ऐसा हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट यानी नमक का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इन सभी कारणों से हटके ये समस्या आम तौर पर फ्लूइड यानी पानी के रिटेंशन की वजह से होती है, खासकर आपकी लोअर लेग्स में। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आप बिना किसी डॉक्टर के पास में जाए, बिना किसी ब्लड थिनर और डायूरेटिक मेडिसिन्स का यूज़ किए इस समस्या को घर पर ही आसानी से ठीक कर लोगे। अब दोस्तों लोअर लेग्स में फ्लूइड रिटेंशन की समस्या का कारण होता है सोडियम पोटेशियम पंप में समस्या आना। दोस्तों हमारे सेल्स की सरफेस पर मिलियंस की संख्या में छोटे छोटे सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, जो सेल्स के अंदर और बाहर फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, जो आपको इडिमा होने से बचाते हैं। अब इस पंप के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारे सेल्स की एनर्जी का 30 to 40% यूज़ करते हैं। दोस्तों जब ये सोडियम पोटेशियम पंप सही से काम नहीं करते हैं, इनमें माल फंक्शनिंग हो जाती है, तो सोडियम और पोटेशियम आयॉन्स सेल्स के अंदर और बाहर सही से एक्सचेंज नहीं हो पाते हैं, जिससे सेल्स के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में सोडियम आयॉन्स जमा हो जाते हैं। और सोडियम की एक प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है पानी को अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना, जिससे इंटरस्टिशियल स्पेस में पानी का भी एक्यूमुलेशन होने लगता है, और इस तरह से गलत जगह पर पानी जमा होने को एडिमा कहा जाता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हमारे घर के बेसमेंट की मोटर या फिर पंप खराब हो जाता है तो पानी को निकाल नहीं पाता है, जिससे बेसमेंट में पानी इकट्ठा होने लगता है। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड रिटेंशन या फिर एडिमा होने का कारण होता है ब्लड में शुगर का ज़्यादा होना। यह समस्या की शुरुआत यहीं से होती है। पानी यहाँ इसलिए जमा होता है क्योंकि खून में ज़्यादा शुगर हो गई है। एक्चुअली जब आप ज़्यादा शुगर खाते हैं या आपको डायबिटीज़ हो जाती है, तो ये शुगर ब्लड में उपस्थित एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन के साथ में चिपक जाती है। इस प्रोसेस को ग्लाइकेशन कहते हैं। HbA1c शुगर के लिए एक टेस्ट होता है, उसमें भी यही देखा जाता है कि पिछले 3 महीनों में कितनी शुगर हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ी है। इस टेस्ट के ज़रिए लास्ट 3 महीनों का पता चलता है, क्योंकि आरबीसी का जीवन काल 3 महीनों का ही होता है। अब जब ये शुगर प्रोटीन के साथ में जुड़ती है तो ये जुड़ी ही रहती है जब तक कि आरबीसी की मौत नहीं हो जाती है। अब जब आप ज़्यादा शुगर खाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में शुगर हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ती है, और शुगर हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ने की वजह से आरबीसीज़ भी सही से काम नहीं कर पाती है। आरबीसी की ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कैरिंग कैपेसिटी प्रभावित होती है। साथ ही ये ग्लाइकेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल ब्लड में प्लक का फॉर्मेशन भी करते हैं, जिससे ब्लड फ्लो प्रभावित होता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि खून जमना शुरू हो जाता है, खासकर शरीर के निचले हिस्से में। अब इसकी वजह से होता क्या है कि आर्टरीज़ की अंदरूनी परत खराब हो जाती है, डैमेज होने लगती है, और आर्टरीज़ पर प्रेशर पड़ने की वजह से फ्लूइड लीक होने लगता है। जो फ्लूइड आर्टरीज़ के अंदर होना चाहिए वो बाहर निकलने लगता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में जमा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ज़्यादा शुगर खाने से ग्लाइकेशन के साथ साथ में आपकी बॉडी में सोडियम का रिटेंशन भी बढ़ता है। बॉडी सोडियम को होल्ड करने लगती है, और जहाँ पर सोडियम जाता है उसके पीछे पानी भी जाता है, और इससे शरीर में फिर पोटेशियम की कमी आती है, जिससे अगेन सोडियम पोटेशियम पंप में माल फंक्शनिंग हो जाती है, और इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड का रिटेंशन बढ़ते जाता है। समय के साथ साथ ये समस्या नर्व को भी प्रभावित करती है, जिससे नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन पैदा होती है। पाँव सुन्न हो जाते हैं, कभी कभार पाँव में सुइयां चुभोने जैसा एहसास होता है। इस कंडीशन को पेरीफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। ये समस्या उन लोगों में कॉमन होती है जिन्हें शुगर की बीमारी है, लेकिन ये समस्या सिर्फ इसी तक सीमित नहीं है, ये प्री डायबिटीज़ और नॉन डायबिटीज़ वालों को भी हो सकती है।
अब समझते हैं कि इस समस्या को ठीक कैसे करें। दोस्तों, आपको पोटेशियम का सेवन ज़्यादा करना है। अब पोटेशियम के साथ में समस्या ये है कि इसकी पूर्ति आप डाइट के द्वारा आसानी से नहीं कर सकते हैं। हमें 4700 मिलीग्राम यानी 4.7 ग्राम पोटेशियम की आवश्यकता पर डे होती है। अगर हम ऐसे फूड को सर्च करें जिसमें ज़्यादा पोटेशियम होता है तो वो है केला। एक केले से आपको 300 मिलीग्राम पोटेशियम मिलता है। तो हमें 4700 मिलीग्राम पोटेशियम की पूर्ति के लिए 15 से 16 केले पर डे खाने पड़ेंगे, जिससे पोटेशियम लेने के चक्कर में आप बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खा लोगे, जो अगेन समस्या को बढ़ा सकता है। तो आपको केलों के बजाय दूसरे ऑप्शंस को देखना चाहिए, जैसे एवोकाडो, सभी प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्लूबेरीज, इनसे भी आपको अच्छी मात्रा में पोटेशियम मिलेगा। दूसरा मिनरल है मैग्नीशियम, जो हमारे शरीर में एटीपी यानी ऊर्जा जनरेट करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम की कमी से शरीर में एनर्जी की कमी होती है। मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। पोटेशियम की तरह मैग्नीशियम हमें इतना नहीं चाहिए होता है, हमें सिर्फ 420 मिलीग्राम पोटेशियम की आवश्यकता पर डे होती है। तो इसको डाइट से आसानी से पूरा किया जा सकता है। पोटेशियम और मैग्नीशियम ये दोनों ही मिनरल्स आप इलेक्ट्रोलाइट पाउडर से भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि उसमें कोई भी एडेड शुगर ना हो। अब वो ज़रूरी विटामिन जिसकी वजह से सोडियम पोटेशियम पंप खराब होता है, उसका नाम है विटामिन B1। विटामिन B1 के महत्व को मैं आपको एक बायोलॉजिकल चार्ट से समझाता हूँ। जब आप कार्बोहाइड्रेट या शुगर खाते हैं तो हमारे शरीर के इस्तेमाल के लिए इसे ग्लूकोज में बदला जाता है, और फिर ये ग्लूकोज को एटीपी यानी एनर्जी में बदला जाता है। फिर एनर्जी को बॉडी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, और इस प्रोसेस में इन दो एंजाइम का महत्वपूर्ण रोल होता है। एक पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस और दूसरा है ट्रांसकीटोलेस। इन दोनों ही एंजाइम्स को काम करने के लिए विटामिन B1 की ज़रूरत होती है। इसमें विटामिन B1 एक को एंजाइम की भूमिका निभाता है। अगर विटामिन B1 की कमी होती है तो आप शुगर या कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में नहीं बदल पाओगे। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, सेल्स की टोटल एनर्जी कंजप्शन का 30 to 40% सोडियम पोटेशियम पंप को चलाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो जब शरीर में एनर्जी का प्रोडक्शन ही सही से नहीं होगा तो सोडियम पोटेशियम पंप को चलाने के लिए भी ऊर्जा की कमी होगी। तो असल में विटामिन B1 की ज़रूरत कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में होती है। तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की वजह से एनर्जी का प्रोडक्शन तो होता ही है, लेकिन साथ में जब एनर्जी का प्रोडक्शन सही से होता है तो ब्लड में उपस्थित शुगर भी रिमूव होती है, बाहर निकलती है और एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इस तरह से आपके ब्लड में उपस्थित शुगर को भी कंट्रोल करने का काम करता है, जिससे एक्स्ट्रा शुगर के इफेक्ट से भी आपकी बॉडी प्रोटेक्टेड रहती है। प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि ग्लाइकेशन से बचना, शुगर को खून के प्रोटीन से चिपकने से रोकना। तो विटामिन B1 शुगर और हीमोग्लोबिन को चिपकने से बचाता है, इन दोनों को अलग अलग रखता है ताकि आरबीसी खराब ना हो। दोस्तों, शायद आपको ये बात जानकर हैरानी हो, सरप्राइजिंगली विटामिन B1 की कमी का नंबर 1 कॉज भी अत्यधिक मात्रा में शुगर या कार्बोहाइड्रेट खाना ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं बिना विटामिन B1 खाएं, तो आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो विटामिन B1 रिजर्व है उसे यूज़ कर लिया जाता है, जिससे इवेंचुअली आपके शरीर में विटामिन B1 की डिफिशियंसी आ जाती है। साथ ही विटामिन B1 एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो आपको नर्व डैमेज से भी बचाता है। इसलिए जब शरीर में विटामिन B1 की कमी आती है तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसी समस्याएं पैदा होती है, जैसे पैरों के तलों में टिंगलिंग, नमनेस और बर्निंग सेंसेशन पैदा होती है। तो मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन B1 आपको पैरों की सूजन से बचाता है, एडिमा से बचाता है। विटामिन B1 आप सप्लीमेंट या फिर नेचुरल सोर्सेज से भी ले सकते हैं। साथ ही आपको शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को खाना छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, आप हमारी मदद 1 रुपये से भी कर सकते हैं। हमें सख्त आवश्यकता है आपके मदद की।